लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। जैसा कि हमने देख के आपको अंदाजा लग गया होगा, आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का जो एक विषय होता है सामाजिक अध्ययन। आज बात करेंगे सामाजिक अध्ययन का पेपर डीएलएड 2022 में किस प्रकार से आया था। आज हम पूरे प्रश्न पत्र का एक बेहतरीन एनालिसिस करेंगे, जिससे कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का, तो आपको आपके एग्जाम की तैयारी करने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो जब भी इस चैनल पर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन का पेपर होता है पंचम प्रश्न पत्र यानी 5वां प्रश्न पत्र होता है। ये प्रश्न पत्र 50 नंबर का होता है, समय 2 घंटे का होता है। इसमें 15 क्वेश्चन जो है आपके वह विकल्पीय रहेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरीय रहते हैं, फिर जो है लघुत्तरीय होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्ष चरित की रचयिता कौन थे? आपके ऑप्शन है हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति या मातंग। तो अगर हम बात करें हर्ष चरित के जो रचयिता थे ये बाणभट्ट थे, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। हर्ष चरित का रचयिता जो है बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आपके ऑप्शन है, देखिए अगला प्रश्न है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आपके ऑप्शन है जयसिंह, रणराज, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। तो अगर हम बात करें चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो पुलकेशिन द्वितीय था। ये सबसे प्रतापी राजा था चालुक्य वंश का। अगला प्रश्न है आपके सामने, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? आपके ऑप्शन है ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में या नदी के मुहाने में। तो अगर हम बात करें वी आकार की घाटी की, तो ये नदी के जो है निचले मार्ग पे बनती है, यानी तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही है। वी आकार की घाटी जो है नदी के निचले मार्ग पे बनती है। प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.7, 5.5, 9.5 या 9.4। तो पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करेंगे तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है पहाड़ी भागों पे, समुद्र के किनारे, हिमानी क्षेत्र में या मरुस्थल में। तो अगर हम बात करें भृगु के निर्माण की, तो भृगु का निर्माण जो है समुद्र के किनारे होता है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। भृगु का निर्माण जो है समुद्र के किनारे वाले इलाके में होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो अगर हम बात करें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 7वां कि ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर क्या नाम है? तो देखिए ज्वालामुखी जो उद्गार होता है ये जब निकलता है ये धरती के अंदर, तो इसे लावा। देखिए 7वां प्रश्न है ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम क्या है? आपके ऑप्शन है सियाल, सीमा, निफे या लावा। तो जो द्रव पदार्थ होता है निकलता है ये इसे ज्वाला के नाम से जानते हैं, और ये सब पृथ्वी की चट्टानें हैं। लेकिन जो ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ ये भूतल पर लावा के नाम से जाना जाता है, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, बैरीमीटर से, एनीमोमीटर से। तो अगर सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो ये हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। हाइग्रोमीटर से नापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता। अगला प्रश्न है आपके सामने सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? आपके ऑप्शन है कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर या भूमध्य सागर। तो अगर बात करें सर्वाधिक लवणता वाला सागर की तो ये है मृत सागर। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है मृत सागर। अगला प्रश्न है धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? धन्वंतरी जो है एक महान वैद्य थे, वो किस काल के थे? मौर्य काल के थे, गुप्त काल के थे, महाजनपद काल के थे या राजपूत काल के थे? तो जो धन्वंतरी थे ये जो है गुप्त काल के एक महान वैद्य थे, इन्हें गुप्त काल के वैद्य के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया था? बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की तो इन्होंने 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, तो इन्होंने 20 वर्ष शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है आपके सामने। देखिए 12वां प्रश्न है मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन या राजराज प्रथम। तो अगर हम बात करें मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक तो ये है महेंद्र वर्मन, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक थे महेंद्र वर्मन। देखिए जौहर प्रथा का प्रचलन था, आपके ऑप्शन है मौर्य काल में, गुप्त काल में, महाजनपद काल में या राजपूत काल में। तो जौहर प्रथा का प्रचलन जो है राजस्थान, जो जितने भी राजपूत काल थे, राजस्थानी राजपूत थे, उनके यहाँ इस प्रथा का प्रचलन था। इस प्रथा में अगर मान लीजिए
किसी भी स्त्री का पति अगर शहीद हो जाता है तो वो अभी उसकी चिता में अपने प्राण आहुति दे देती थी। इसी को ही जौहर प्रथा के नाम से जाना जाता था। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है कहलाता है। जीरो आधारित बजट कहलाता है, संतुलित बजट कहलाता है, घाटे का बजट कहलाता है या बचत का बजट कहलाता है। तो देखिए आय और व्यय बराबर होगा अगर, तो वो बजट जो है संतुलित बजट होगा, ना कि घाटे का बजट होगा। तो जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो संतुलित बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो अगर हम बात करें भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता की, तो पिछड़ी तकनीकी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जोतों का आकार छोटा है, शाख का प्रभाव भी नहीं है, यानी उपरोक्त सभी अगर निम्न उत्पादकता की बात करते हैं तो ये जो है सभी निम्न उत्पादकता के कारण हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न है, डेल्टा किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें डेल्टा की, तो जब नदी का पानी बहता है तो नदी के पानी में जो है नदी अपने जल में बहुत सारे अपशिष्ट जैसे कंकड़ पत्थर बालू लेके आती है और ये सभी जो है नदी के मुहाने पे इकट्ठा हो जाते हैं और नदी के मुहाने पे इकट्ठा होकर के एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेते हैं जिसे डेल्टा कहते हैं। नदी जब इन डेल्टा बड़ा रूप धारण कर देता है तो नदी अपने रास्ते को छोड़कर दो भागों में बढ़ जाती है। तो जो नदी के मुहाने पर नदी के जल द्वारा लाए गए अपशिष्ट पदार्थों जैसे कंकड़ बालू पत्थर इकट्ठा होते हैं और एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेते हैं, इसे ही डेल्टा कहते हैं। इससे नदी जो है अपना रास्ता बदल देती है बाद में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगर ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी होता क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर जो है उपस्थित छिद्र या दरार जिससे पृथ्वी के भूगर्भ में उपस्थित जो है गर्म वायु लावा मैग्मा बाहर निकलते हैं। तो ये घटना जो है ऐसे शंक्वाकार आकृति जो है ये ज्वालामुखी कहलाती है। और ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक होता है शांत ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी जो है हमेशा धधकता रहता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है कभी कभी जो है धधकता है और शांत ज्वालामुखी इसका मतलब है ये शांत है। इस प्रकार से 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं। 18वां प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हम बात करें पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के विशाल आवरण जिसमें बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है वायुमंडल कहलाते हैं। यानी पृथ्वी के जो चारों तरफ विशाल गैसों का आवरण फैला है जिसमें बहुत सारी गैसें मिश्रित हैं उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। अब अगला प्रश्न है सूर्य तप किसे कहते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली तरंगों में जो उष्मा व ताप होती है, मान लीजिए सूर्य है और सूर्य से आने वाली किरणें ये पृथ्वी है, इसमें जो उष्मा या ताप होती है इसी को हम सूर्य तप कहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। करें ज्वार भाटा की, तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र की लहरें ऊपर उठकर आगे बढ़ाती हैं और फिर नीचे जाकर के पीछे लौट जाती हैं। यही घटना ज्वार भाटा कहलाती है। यानी सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब समुद्र की लहरें ऊपर उठकर आगे बढ़ाती हैं तो इसे ज्वार कहते हैं और जब ये फिर नीचे गिरकर वापस लौट जाती हैं तो इसे भाटा कहते हैं। तो ज्वार और भाटा समुद्र की लहरों का ऊपर उठना और नीचे गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। 21वां प्रश्न है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये जो है कैकुबाद एक शासक था। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद, इसे कैकुबाद के नाम से जाना जाता है। देखिए कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 22वां, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध है। तो अगर हम बात करें, एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके जो है रचयिता हैं कौटिल्य और ये महान राजनीतिक भी थे और समुद्रगुप्त के ये जो है गुरु थे और इन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो कौटिल्य को अर्थशास्त्र के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है और गुप्त सम्राट का संस्थापक और संरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक जो था ये विजयालय इसका नाम है, यही संस्थापक था। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का ये संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और ये जो है मोहम्मद गौरी का एक प्रकार से दास था। पहले दासों को खरीदने की परंपरा थी कि उनसे खरीद कर उनसे सेवा करवाई जाती थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक प्रकार का जो है दास था। इसने जो है अपना एक बताइए दास से इसने जो है राजा तक का सफर तय किया था। तो ये गुलाम वंश की इसने स्थापना की थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब बात करते हैं आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं। अगर हम आंतरिक शक्तियों की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक भाग में चट्टानों के खिसकने के कारण जो पृथ्वी
कि जो आंतरिक भाग है उसमें चट्टानें जब खिसकती हैं तो जिसके कारण भूकंप या ज्वालामुखी निकलते हैं, यही आंतरिक शक्तियाँ कहलाती हैं। ये आपके भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब आंतरिक शक्तियों के कारण ही आते हैं। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण बताइए। देखिए, भक्ति आंदोलन जो है जाति व्यवस्था के विरोध में जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मूर्ति पूजा का विरोध हो रहा था, इसके कारण भी भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था, जिसके कारण भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ये सभी जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत के जो है कारण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति का अर्थ बताइए। देखिए, हरित क्रांति नाम से स्पष्ट है कि ये जो है खेती बाड़ी के लिए जो क्रांति औद्योगिक लाई गई थी, यही हरित क्रांति है। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो, और इसकी शुरुआत जो है 1960 में की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को जो है नई तकनीकी के द्वारा खेती कराई जाए, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाए, नई तकनीकी का प्रयोग किया जाए, जिससे कि भारत की उत्पादकता बढ़े, लागत कम हो और भारत जो है कृषि में आत्मनिर्भर हो। इसीलिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और ये शुरू किसके द्वारा किया गया था? MS स्वामीनाथन के द्वारा शुरू किया गया था। अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन मतलब मिट्टी का अपने मूल स्थान से हट जाना, यही अपर्दन कहलाता है। जैसे मिट्टी है, ये बाढ़ या वर्षा के पानी के कारण या हवा के कारण अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तो यही घटना जो है अपर्दन कहलाती है। अब बात करते हैं आग्नेय शैल की। देखिए, आग्नेय शैल आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि आग्नेय शैलों का निर्माण जो है, जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें जो मैग्मा निकलता है वो पृथ्वी पर बाद में लावा के रूप में बन जाता है। उसी लावा से जो है आग्नेय शैल का निर्माण होता है। जो लावा से बने शैल होते हैं ये आग्नेय शैल कहलाते हैं। संविधान किसे कहते हैं? देखिए, संविधान नियम और कानूनों का वह संग्रह है जिसके द्वारा देश की शासन प्रणाली चलाई जाती है। यानी नियम और कानूनों का वह संग्रह होता है जिसके द्वारा किसी देश या संस्था की शासन प्रणाली चलाई जाती है, वही कहलाता है संविधान। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेगास्थनीज का भारत वर्णन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, मेगास्थनीज जो है यूनानी इतिहासकार था और ये जो है सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है भारत के उस समय के तत्कालीन राज जो है सामाजिक दशा, आर्थिक दशा एवं सभी दशाओं के बारे में बताया कि यहाँ की जलवायु कैसी है, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, तथा इसने अब ये भी बताया था कि जो है धार्मिक स्थिति यहाँ पे यूनानी देवता डियोसिन और इराकिल्स नामक दो देवताओं की पूजा करते हैं भारतीय कुल मिला के उसने बताया था कि एक अच्छा जीवन यापन जीते हैं और आदर्श चरित्र व उच्च व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो उसने जो है भारत के बारे में जो भी बताया था बहुत ही एक प्रकार से अच्छा वर्णन किया था भारतीयों के बारे में। अब बात करते हैं राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। देखिए, राजपूतकालीन सामाजिक दशा की बात करें तो उस समय समाज जो है जाति प्रथा में बंधा हुआ था। मुख्य रूप से 4 जातियाँ थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो है ब्राह्मण का मुख्य काम था कि ये जो है राजा का मंत्री होते थे और इन्हें सलाह देते हैं, राजकार्य में उनकी मदद करते थे। और राजपूत जो थे ये बहुत ही साहसी और पराक्रमी होते थे। ये हमेशा युद्ध में रहते थे और अपने जो है क्षेत्र का विस्तार करने में लगे रहते थे। तो ये राजपूत काल में जो है समाज जो है जाति प्रथा में बंधा हुआ था। चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास अगर हम बात करें चालुक्य वंश की, तो देखिए चालुक्य वंश की जो स्थापना है ये पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। आपने पढ़ा होगा, पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी और इनकी जो राजधानी थी ये वातापी थी। और इस प्रकार से चालुक्य वंश का स्थापना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी जो है 3 प्रकार से बनी हुई है। पहली परत का नाम होता है भूपर्पटी। ये ऊपरी परत होती है जो 29 किलोमीटर तक लगभग होती है, ठीक है। अगली होती है वो होती है मेंटल, जिसकी 3900 किलोमीटर तक होती है। और सबसे आखिरी परत होती है वो कोर, ये आखिर में होती है। तो कुल मिला के पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है 3 प्रकार से बनी होती है। सबसे पहले ये, उसके बाद में ये कोर होती है, ये भूपर्पटी। इस प्रकार से 3 प्रकार आंतरिक संरचना होती है पृथ्वी की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये है सूरज, ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। ये हो गया मून, ये हो गया अर्थ और ये हो गया सन। सभी ग्रह उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये आपको पता होगा। तो वो खगोलीय घटना जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश
पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और यहाँ पे एक छाया बन जाती है, पृथ्वी की छाया पहुंचती है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा जो है पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है। तो ये खगोलीय घटना जो है चंद्र ग्रहण कहलाती है। अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो यहाँ पे चंद्रमा बीच में आ जाएगा और पृथ्वी यहाँ पे रहेगी। तो सूर्य ग्रहण में बात करें तो सूर्य ग्रहण में वह खगोलीय घटना जिसमें चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं और जो है सूर्य जो है पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है। ये खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व को समझाइए। तो अगर भारतीय कृषि की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में लगभग 65% योगदान जो है कृषि का रहता है, ठीक है। और भारतीय कृषि की बात करें तो भारतीय जो कृषि होती है ये व्यवसाय की दृष्टि से नहीं होती है, ये अनाज उत्पन्न करने की दृष्टि से होती है। भारतीय कृषि की सबसे खास बात ये है कि इसमें जो है कृषि जो है पुरानी पद्धति से की जाती है, जिससे उपज बहुत कम होती है और लागत बहुत ज़्यादा लगती है। ये विशेषताएं एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके डिमेरिट्स हैं। और हरित क्रांति की शुरुआत के बाद से भारतीय कृषि में उत्पादकता बढ़ी। पहले उत्पादकता नहीं थी तो पुरानी बीजों का इस्तेमाल किया जाता था, पुरानी पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता था। हरित क्रांति के बाद नई बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छी प्रकार की खादों का इस्तेमाल किया जाता है और नई तकनीकी से खेती किया जाता है, जिससे भारत जो है खेती में आत्मनिर्भर हो चुका है अनाज उत्पादकता में। अब बात करते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किया था। देखिए, भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, शुरुआत में विश्व विदित था। महमूद गजनवी ने भी ये सुन रखा था, तो इसने भारत को धन संपदा को लूटने के उद्देश्य से आक्रमण किया था और इसने लगभग 17 बार आक्रमण किया था भारत सोमनाथ मंदिर पर। और यहाँ से इसने खूब ढेर सारे सोना चांदी लेके गया और इसने जो है भारत को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया था। तो यहाँ की धन संपदा को लूटने के उद्देश्य से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की विशेषताओं की, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है और यहाँ इसका नीति निर्देशक तत्व तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और जो है अगर बात करें निर्वाचन अधिकार की तो ये अमेरिका से लिया गया है। कुल मिला के ऐसे 60 देश थे जिनका अध्ययन करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो उसमें श्रेष्ठ कानून थे उसको निकाले थे। तो ये जो है विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश का कानून है भारतीय संविधान का कानून, और ये 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया था। तो ये सभी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, चोल प्रशासन का जो मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन था ये बहुत ही अच्छा था, है ना। ये इसमें जो प्रधान होते हैं आज के समय में उन्हें ग्राम स्वामी कहा जाता था। इनका स्थानीय स्वशासन बहुत ही उन्नत किस्म का था। अब बात करते हैं अशोक का जीवन परिचय देते हुए उसकी उपलब्धियां कीजिए। देखिए, अशोक जो है भारत का ही नहीं अभी विश्व में एक बहुत ही बहादुर सम्राट के नाम से जाना जाता है और इसने अखंड भारत का निर्माण किया था। ये बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और इसने जो है बौद्ध धर्म को अपना आश्रय प्रदान किया था। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे काम किए थे। और जैसे इसने जो है जब एक युद्ध हुआ था जिसके बाद से अशोक ने युद्ध के कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद से अशोक ने युद्ध से इस्तीफा दे दिया था। एक प्रकार से उसने जो है युद्ध करने से मना कर दिया था। इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसने अपने पुत्र और पुत्री को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया था। तो इस प्रकार से जो है अशोक एक बहुत महान सम्राट था।